ट्रिनिडाड और टोबैगो एक ऐसे देश जो कैरेबियंस में है। ये वो देश है जो बिल्कुल कैरेबियन आइलैंड में रहते हैं। यहाँ पर रामलीला होती है और रामलीला यहाँ का एक बड़ा कल्चरल फेस्टिवल है। तो भारत के इस कोने से ये रामलीला चलकर यहाँ कैसे पहुँच गई और कैसे ट्रिनिडाड में जो रामलीला है उसका एक ट्रिनिडादी वर्जन बन गया, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। क्यों रामलीला वहाँ रेलेवेंट है, क्या है पूरी कहानी, इसको जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। और आपसे पहला सवाल मेरा होगा कि रामचरितमानस किन्होंने लिखी? क्या ऋषि वेदव्यास, तुलसीदास, सूरदास या मीरा, इनमें से किसने रामचरितमानस लिखी है? तो रामचरितमानस के लेखक का नाम हमें जरा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब शुरू करते हैं डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले ट्रिनिडाड टोबैगो है कहाँ पर? तो ये कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन सी है। यहाँ पर दो आइलैंड है, ट्रिनिडाड और टोबैगो। ये एक रिपब्लिक है, देश है बिल्कुल। आप देखें तो यहाँ कोने में वेनेजुला के पास बहुत छोटे से आइलैंड है और एक समय में इनके ऊपर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। तो वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, कई आइलैंड अगर आप मिला लें उनको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। क्रिकेट में अक्सर आप नाम सुनते हैं वेस्ट इंडीज का, तो उसका एक आइलैंड पार्ट है ट्रिनिडाड टोबैगो। असल में खुद एक ये रिपब्लिक है, खुद से एक देश है। ऐसे कई देश मिलके आपस में ये लोग एक साथ क्रिकेट खेलते हैं, दो तीन आइलैंड देश मिलके, जैसे गयाना, ट्रिनिडाड टोबैगो। तो आपस को वो सब मिलके आपस में अपने आप को वेस्ट इंडीज कहते हैं। यानी ट्रिनिडाड टोबैगो एक देश है, एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पर रामलीला होती है। रामलीला कैसे होती है जानते हैं। देखिए, बहुत सालों पहले स्लेवरी हुआ करती थी, स्लेव हुआ करते थे। और जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था तो इन आइलैंड्स के आसपास प्लांटेशन होती थी, शुगर की और बाकी चीज़ों की। तो यहाँ प्लांटेशन का काम हुआ करता था, कॉटन हो, शुगर हो, इस तरह के कई और प्लांटेशन का काम यहाँ पर हुआ करता था। जो लोग यहाँ पर लाए जाते थे वो अफ्रीका से लाए जाते थे और उन्हें गुलामों की तरह, स्लेव की तरह यूज़ किया जाता था। फिर क्या हुआ, 1833 में स्लेवरी एबोल्यूशन आया, स्लेवरी खत्म हो गई और वहाँ पर अब लोग गुलाम नहीं रख सकते थे। ये एबोल्यूशन होने के बाद जो यहाँ के प्लांटेशन ओनर थे, इनको लगा भाई अब स्लेवरी तो है नहीं, तो इस गर्मी में इस जगह पर काम कौन करेगा, वर्कर कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आपको पता है उस समय में यहाँ पर भी ब्रिटिश राज हुआ करता था और भारत के ऊपर भी ब्रिटिश का राज था। उसी समय एक नई कल्चर स्टार्ट हुआ इंडेंजर्ड लेबर का। यानी ये वो लेबर थे जिन्हें हम कह सकते हैं बॉन्डेड लेबर्स थे। स्पेसिफिकली बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के जो लोग थे, इनके बॉन्ड बनाए जाने लग गए कि देखो आपको काम तो मिल नहीं रहा, क्यों ना आप एक जगह जाओ, प्लांटेशन पे काम करो, यहाँ आपको हम मान लो 10 रुपये देंगे। उस समय 10 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। मैं एक फिगर बता रहा हूँ, 10 रुपये आपको मजदूरी मिलेगी। अगर आप देश में काम करोगे तो आपको 4 रुपये मिलेंगे, वहाँ जाओगे तो 10 रुपये की मजदूरी मिलेगी। आपको वहाँ जाना है, 6 महीने या साल भर काम करना है, फिर आपको वापस आना है, हम आपको लेके जाएंगे। इनके साथ बॉन्ड साइन होता था। फिर इन्हें लगता था कि ठीक है भाई, अच्छा खासा काम मिल रहा है, लेकिन जो इनको रकम दी जाती थी उनमें से एक रकम रख ली जाती थी एज रिजर्व कि भाई जब आओगे वहां से तभी मिलेगा, जब काम पूरा करोगे तो ये बॉन्डेड लेबर यहाँ से भेजे जाने लग गए कैरेबियन आइलैंड्स में, ताकि वहां जाकर ये काम कर पाए। क्योंकि स्लेव्स तो वहां से अब निकल गए, स्लेवरी खत्म हो गई। असल में ये स्लेव्स ही थे एक तरह से, जिनको भारत में कॉन्ट्रैक्ट करके ले जाया जाता था, लेकिन वहां बहुत अमानवीय स्थिति में रखा जाता था। तो ऐसे कई शिप्स इंडिया से गए थे इंडेंजर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, जो चॉकलेट की प्लांटेशन हो गई या शुगर केन की प्लांटेशन हो गई, इन सब की प्लांटेशन पे काम करने वहां जाते थे और शिप से उनको ले जाया जाता था। दिक्कतें तब हुई जब ये वहां पहुंचे, उनके साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव किया जाने लग गया। समय के बाद कुछ लोग वहीं सेटल हो गए, उन्हीं आइलैंड्स में। तो ये लोग जब यहाँ से गए थे तो अपने साथ अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी का कुछ हिस्सा तो रखते। तो वहाँ वो अपने साथ अपने इष्ट देव को ले जाया करते थे। मुख्य रूप से जो लेबर्स गए थे यहाँ से वो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या बिहार से हुआ करते थे। तो वो रामायण का पाठ किया करते थे और रामचरितमानस का खासतौर पे पाठ किया करते थे। और रामायण और रामचरितमानस में जो भाषा का वो इस्तेमाल करते थे वो होती थी हिंदी या फिर भोजपुरी। इन दो भाषाओं का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर, इन्हीं यही उनकी लोकल भाषाएं थी। बिहार और यूपी में यही भाषा बोली जाती है, मुख्य रूप से भोजपुरी। तो उसी का लोग उच्चारण कर करके अपना समय काटते थे, या डर लग गया तो भगवान को याद कर रहे तो वो इसका उच्चारण किया करते थे। कुछ समय के बाद वहाँ पर जब इनकी एक बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाने लग गए और धीरे धीरे करके बहुत सी लेबर्स को इंडिया से वहाँ भेजा गया, उनमें से कुछ वहीं रह गए और वहीं काम करने लग गए। तो 2011 में अगर हम देखें, इस एरिया का जो पॉपुलेशन है उसमें 35.4% जो लोग हैं वो ईस्ट इंडिया से आए हैं, यानी यूपी, बिहार, उड़ीसा से, झारखंड से, इन एरिया से। 34% अफ्रीका के हैं। ये भी मोस्टली वो लोग थे जिनको अफ्रीका से एज अ स्लेव लाया गया था, जो वहाँ बाद में बस गए थे। मिक्स 22% है और वाइट्स जो आपके 0.6% है। तो ये प्लांटेशन ओनर्स थे और बाकी लोग धीरे धीरे बाहर से मंगवाए गए थे।
तो जो इंडियंस वहाँ रहने लग गए वो अपनी ही भाषा में रामायण को गाया करते थे, उसको सुना करते थे, और धीरे धीरे वो उसका मंचन करने लग गए, यानी रामलीला करनी थोड़ी सी उन्होंने स्टार्ट कर दी। लेकिन 1950s आते आते जो ये लोग थे ना 1950s में, तब तक यहाँ की जनरेशन बहुत बदल गई। याद रखिए 1845 में पहला शिप इंडिया से गया था कैरेबियंस के लिए, जो इंडेंजर्ड लेबर का था, वो गए थे यहाँ से, बॉन्डेड लेबर जिन्हें भेजा गया था। इनके साथ भी बहुत यातनाएं की जाती थी, उनमें से कुछ लौट के नहीं आए और कई जनरेशन वहाँ उनकी रहने लग गई। तो कुछ जनरेशन बाद आते आते 1950-60s तक ये लोग हिंदी या भोजपुरी कम बोलने लग गए, क्योंकि ये हिंदी या भोजपुरी अब कम बोलते थे, कम समझते थे अगली जनरेशन। तो उन्हें रामायण अब या रामलीला जो मंचन होता था या जो वाचन होता था उसका, वो समझ नहीं आता था। तो धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और ये इंग्लिश का भी रूप लेने लग गया। धीरे धीरे जब जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, चीज़ें और फैली और विस्तार हुआ, तो यहाँ रामलीला का मंचन बहुत फेमसली होने लग गया और यहाँ की एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बनकर रामलीला का फेस्टिवल उभर गया। रामलीला में जो एक यूनिवर्सैलिटी है, क्या यूनिवर्सैलिटी है, क्या दिखाती है रामलीला? रामलीला दिखाती है एक बैटल ऑफ गुड वर्सेस ईवल, जहां सच्चाई की विजय होती है असत्य के ऊपर, सत्य असत्य के ऊपर जीतता है, अंधकार पे रोशनी की विजय दिखाई गई है। इस चीज को लेकर 10 दिन का जो रामलीला का प्रोग्राम इंडिया में हम सब जानते हैं गलियों गलियों में होता है, वो धीरे धीरे वहां भी ग्रो करने लग गया। और इवेंचुअली एक समय आया जब त्रिनिदाद और टोबैगो के आइलैंड्स में, त्रिनिदाद में ज़्यादा इंडियन लोग हैं तो त्रिनिदाद में ज़्यादा करके रामलीला एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बन के उभरा। और यहाँ तक कि आज ही इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि रामलीला को त्रिनिदाद एज अ टूरिस्ट एक्टिविटी, टूरिज्म के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है कि आप आइए और देखें हमारे रामलीला को। तो रामलीला वहाँ पर एक बड़ा कल्चरल फेस्टिवल बन के उभरा, जिसमें कई सारे वहाँ हिंदू टेम्पल्स, संत नगर हिंदू टेम्पल्स, और जो वहाँ के माइग्रेट करके जो यहाँ से लोग गए थे, कहाँ से माइग्रेशन हुआ था लोगों का? माइग्रेशन हुआ था यूपी या बिहार या फिर झारखंड जिसे आज हम कह सकते हैं उन इलाकों से। तो वहाँ अपनी भाषा, अपने कल्चर को ले गए और साथ ही साथ अब वहाँ पर रामलीला का भी एक तरह से जो एक स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया कि वो वहाँ पे एक फेस्टिवल की तरह बनाए जाने लग गया। और धीरे धीरे करके जो यहाँ की लोकल भाषाएं हैं, जो मिली जुली भाषा होती थी, मिक्स्ड भाषा, वो डेवलप हुई। तो कैरेबियंस में और जहाँ कहीं भी मिक्स्ड भाषाएं बोली जाती है, जैसे थोड़ी सी आपने भोजपुरी उठा ली, थोड़ी सी हिंदी डाल ली उसमें, थोड़ी सी जो वहाँ अफ्रीकन लोग हैं वो जो भाषा बोलते हैं, ये मिक्स करके वहाँ पे क्रियोल भाषा का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। तो आपको कुछ वर्ड्स इसके जो होंगे वो भोजपुरी या हिंदी से मिलते जुलते आपको लगेंगे। और वहाँ भोजपुरी सिंगिंग भी होती है एक तरह से, जो वहाँ का कल्चरल पार्ट बन गया, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इंडिया से वहाँ जाके बसने लग गए। अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ कई फेमस क्रिकेटर जैसे शिवनारायण चंद्रपॉल, रामनरेश सरवन, ये काफ़ी प्रचलित क्रिकेटर वेस्ट इंडीज़ के थे। कालीचरण, लेजेंडरी खिलाड़ी वहाँ के थे। वो असल में इंडियन नामों वाले क्यों लगते हैं? क्योंकि वो इंडियन ऑरिजिन के थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे वो इंडिया से वेस्ट इंडीज़ गए थे, या इंडिया से ट्रिनिदाद गए थे, या गयाना गए थे, और वो वहीं सेटल हो गए। तो वो क्रिकेट का खेल भी कुछ इसी तरह यहाँ से वहाँ गया और पॉपुलर होता चला गया। तो ठीक उसी तरह रामलीला का मंचन भी वहाँ इंडिया से गया, और इंडियंस जो अपने साथ ले गए एज अ टूल कि अपने कल्चर को ना भूल जाए, अपने रिलीजन को ना भूल जाए, वहाँ से होते होते वो उनके जीवन का पार्ट बन गया और एक फेस्टिविटी का पार्ट ले लिया और रामलीला शुरू हो गई। और अगर हम आज बात करें तो जो ट्रिनिदाद का इलाका है वहाँ केवल इंडियन जो मूल के लोग हैं वही रामायण या रामलीला देखते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक ये फेस्टिवल की तरह हो गया है जहाँ इसको आम लोग भी इसको देखा करते हैं। लेकिन याद रखिए, रामायण केवल और रामलीला केवल आपको ट्रिनिदाद में देखने को नहीं मिलती। ये वहाँ की और कंट्रीज जैसे सूरीनाम, गयाना, ये आइलैंड कंट्रीज हैं जो कैरेबियंस में, यहाँ पर बहुत सारी संख्या में इंडियन पॉपुलेशन रहती है। उन सभी इलाकों में आज आप देखोगे तो ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम मैप के थ्रू देखें तो आपको दिख रहा होगा ये जो ट्रिनिदाद टोबैगो का रीजन है, जमैका के आसपास, इन सभी इलाकों में आपको दिखाई देगा कि वहाँ भी रामलीला का मंचन होता है। रामलीला काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल बन के उभरा है। और अगर आप ग्लोबली ढूंढो ना कहाँ कहाँ पे रामायण बनाई जाती है, कहाँ कहाँ रामलीला होती है, तो आपको पता लगेगा मॉरिशस, थाईलैंड जहाँ की रामलीला काफ़ी प्रचलित है, कंबोडिया और लाओस, यहाँ तक कि फिजी, मॉरिशस, जहाँ भी इंडियन कल्चर था हिस्टोरिकली या इंडियन लोग गए, वहाँ हम देखते हैं कि रामायण को प्रैक्टिस किया जाता है, रामायण का मंचन होता है, रामलीला प्रैक्टिस की जाती है। तो रामलीला इंडिया की एक कल्चरल हेरिटेज बन चुकी है, जो इंडिया से केवल कैरेबियन में ही नहीं गई, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल पार्ट है। और यहाँ तक कि इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का भी स्थान मिला हुआ है। रामायण की ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस जो है इसको इंटेंजिबल हेरिटेज का स्थान दिया हुआ यूनेस्को ने, कि दुनिया में एक बहुत बड़ी धरोहर है ये दुनिया की, जिसका
मंचन केवल भारत भर में सीमित नहीं है, कई देशों में होता है, और यहाँ तक कि केवल उन्हीं जगहों पे नहीं जहाँ भारत के लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए फिजी में या ट्रिनिडाद में अक्सर जो इंडियन लोग होते हैं, जो इंडियन एंसेस्ट्री के होते हैं, वही मेनली इसको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आप देखें तो लाओस, कंबोडिया या फिर थाईलैंड में तो जो लोग इंडियन हेरिटेज के अभी हैं नहीं, जो वहीं के बाशिंदे हैं, वो भी इसको प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वहाँ का कल्चर का पार्ट बन चुका है। तो दिखाता है हमें किस तरह रामलीला एक बहुत रेलेवेंट और एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल कल्चरल इवेंट है, कल्चरल हेरिटेज है। तो अगर हम कहें कैरिबियन आइलैंड से लेके ये पुराना इलाका पूरा का पूरा, इंडोनेशिया को हम ले लें, वियतनाम को ले लें, वियतनाम में तो खैर नहीं होती ज़रा प्रैक्टिस इसकी, लेकिन आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन इलाकों में रामलीला की प्रैक्टिस की जाती है। तो हम बात करें एशिया की, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की, चाहे कैरेबियंस की, तो वहाँ पे एक कल्चरल एस्पेक्ट आपको रामायण का उभरता हुआ दिखता है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है न सिर्फ रामलीला की यूनिवर्सैलिटी, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे इंडिया की सॉफ्ट पावर का एक अहम हिस्सा है रामलीला। तो अब ज़रूरत है कि इंडिया अपनी इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करे और अपने कल्चर को और ज़रा प्रमोट करे, और यही लगातार गवर्नमेंट्स कर रही हैं ताकि एज अ टूल ऑफ अट्रैक्शन इसका इस्तेमाल किया जाए, जिसे चाइना करता है, चाहे वो ड्रैगन फेस्टिवल की बात हो, चाहे जापान करता है, चाहे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वहाँ होता है उसकी हम बात करें। उसी प्रकार से रामलीला का जो ग्लोबल स्वरूप है उसको हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और कैरेबियन में जो चीज़ इंडिया से पहुँच चुकी है, जो इतनी प्रचलित वहाँ हो सकती है, इसको हमें और ज़्यादा प्रसारित और ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये था ये वीडियो, और जहाँ आपने जाना कैसे रामलीला इंडिया से पहुंची कैरेबियंस, और कैसे कैरेबियन, ट्रिनिडाद टोबैगो, सूरीनाम, गयाना तो गई, बल्कि जहाँ इंडियन कल्चर हिस्टोरिकली रहा है, हिंदुइज्म का स्प्रेड अर्लियर रहा है, वहाँ भी अभी भी इसको लोग मनाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। रामलीला एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल की तरह देखा जाता है, थिएटर की तरह भी देखा जाता है, थिएट्रिकल एक प्रैक्टिस की तरह इसको देखा जाता है। ये थी बात रामलीला की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।